Hello student, good evening everyone and welcome to you on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ पे हम लोगों ने पेट्रोलियम तक देख लिया था और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग नेचुरल गैस। तो स्टूडेंट नेचुरल गैस को मतलब कि किसको कहते हैं, तो और ये बनता कैसे है स्टूडेंट। नेचुरल गैस का जो मेन कंपोजिशन है वो है मीथेन, और जो मीथेन है स्टूडेंट वो ज़्यादातर जो मार्शी एरिया होता है वहाँ से, जैसे आप लोगों ने अगर कहीं कोई मार्शी एरिया को देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आता है उस एरिया से। तो वो जो स्मेल है वो कुछ और नहीं, मीथेन है। और ये क्या है स्टूडेंट, पॉइजनस गैस है। और ये जो फॉर्मेशन होता है वो प्लांट्स के जो रेड हो जाने के बाद जो जो प्लांट्स सबमर्ज हो जाते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, सॉरी पानी के अंदर नहीं, पानी के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है, इसमें डिकम्पोजिशन होता है, और जो डिकम्पोजिशन होता है इसमें पानी के अंदर है, मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम है, लिमिटेड अमाउंट में है। तो लिमिटेड अमाउंट में है तो एरोबिक होगा या एनारोबिक। इसमें हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखा था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एनारोबिक के केस में क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन वहां पे सप्लाई होगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग नेचुरल गैस के बारे में कुछ लाइन लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आई होप कि इस साल ये चैप्टर इंक्लूड हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर भी ये चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया था। और स्टूडेंट ये लेक्चर को एक ही बार बना रहे हैं, अगर जब एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस आएगा तब उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट एक बार इस लेक्चर को फिर से आएंगे हम लेकर के, और अभी वो व्हाइट बोर्ड पे है, वहाँ पे एनिमेटेड फॉर्म में आएंगे लेकर के स्मार्ट बोर्ड पे। तो फिलहाल एक साल थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए इसमें। तो स्टूडेंट अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नेचुरल गैस। स्टूडेंट अगले एक साल के बाद या फिर हो सकता है 2 साल के बाद जो आएंगे लेकिन यही चीज रहेगा, लेकिन वहाँ पे एनिमेटेड फॉर्म में और थोड़ा सा पिक्चर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी उतना सारा पिक्चर को बनाना पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरल गैस में हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। और जो स्टूडेंट मीथेन का जो होता है, मतलब मीथेन जो होता है वो 95% यहाँ पे मीथेन हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख लेते हैं मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन, दैट इज 95%। स्टूडेंट आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो गोबर गैस होता है तो उसमें भी जो गैस रिलीज होता है वो भी मीथेन ही रिलीज होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ज़्यादातर जो मीथेन जो एनिमल्स की बात की जाए तो जो रूमिनेंट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे स्टमक में कितने चेम्बर है, 3 चेम्बर है, ठीक है ना। तो उन लोगों का 4 चेम्बर होता है। एक खास सेलुलोज को हम लोग डाइजेस्ट मतलब कि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने वाला, जो सिम्प्लीफाई करने वाला जो बैक्टीरिया है वो हमारे गट्स में नहीं पाया जाता है, वो रूमिनेंट्स के गट्स पे पाया जाता है। और उसमें क्या होता है, 4 कैटेगरी होता है। और जो रूमिनेंट होते हैं वो खाना खा लेने के बाद जो घास फूस जो खाते हैं उसको आराम से बैठने के बाद उसको बाहर निकाल करके उसको क्या करते हैं, फिर से च्यू करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन, दैट इज 95%, और इट इज फॉर्म बाय, इसका जो फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट वो कहाँ से होगा, वो जो पेड़ पौधे जो भी हैं, ठीक है ना, जो पेड़ पौधे अर्थ के नीचे चले गए, जो मेनली कहाँ पे, वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स ले लीजिए या फिर वेजिटेबल मैटर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग प्लांट्स और वेजिटेबल मैटर लाइन अंडर द वाटर, under the water bodies which further it is formed by decomposition water body
बस स्टूडेंट यही तक है। यानी हमको लगा डिकम्पोजिशन, और स्टूडेंट डिकम्पोजिशन के लिए आप लोग जानने क्या आता है, माइक्रोस आता है, और माइक्रोस में बेसिकली क्या होता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पानी के अंदर सप्लाई बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लीजिए, सिंस इनसाइड वाटर बॉडीज O2 लेवल इज वेरी लो, ठीक है ना। स्टूडेंट उसको DO बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या रहता है, बहुत लो होता है। तो डिकम्पोजिशन इज एनारोबिक, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन कैसा होगा स्टूडेंट, एनारोबिक होगा, मतलब कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं। इसको ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, एनारोबिक कंडीशन में होगा। और स्टूडेंट इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है, इसके बारे में हम लोगों को क्या है, कुछ यूज पढ़ना है कि इसका क्या क्या पर्पस है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ना कि नेचुरल गैस को हम लोग डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जैसे कि नेचुरल गैस आप लोगों को पता होगा कि गांव वगैरह में क्या होता है कि जो नेचुरल गैस जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इन मेनली रूरल एरिया में, तो क्या होता है कि काव का जो एक्सक्रीटा वगैरह है, बेसिकली हम लोग काव का ही लेते हैं, काव या फिर बफेलो का, तो उनके एक्सक्रीटे को क्या करते हैं, एक बड़े से चैम्बर में रख देते हैं, मतलब कि ढाल देते हैं, ठीक ना, इनलेट कर देते हैं। और इनलेट करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी रहता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि उसको डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करने के बाद क्या होता है कि वहाँ से एक मीथेन गैस रिलीज होता है। स्टूडेंट इस गैस, ये जो बैक्टीरिया एक्ट करते हैं उसको मिथेनोजेन बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। तो मिथेनोजेन बैक्टीरिया करते क्या है स्टूडेंट कि वो उसमें से मीथेन गैस को रिलीज करवाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सॉरी, और जो उसी मीथेन को क्या करते हैं हम लोग हाउस टू हाउस क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, जो कुकिंग वगैरह या फिर अदर हीटिंग पर्पस के लिए या फिर यूज किया जाता है। और स्टूडेंट इसका एक खास बात और ये है कि इसमें तो पॉल्यूशन कम क्रिएट हो रहा है, और दूसरा है कि इसमें जो एक्सक्रीटा रिमेन्स बच जाते हैं, ठीक है ना, तो वो उसको एज ए फर्टिलाइजर, सॉरी फर्टिलाइजर नहीं, मैन्यूर्स, ठीक है ना। हालांकि दोनों एक चीज है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। मैन्यूर्स क्या चीज़ है स्टूडेंट, नेचुरल वेस्ट मटेरियल से बनता है, और जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल से बनता है। पर्पस दोनों का एक ही है, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोगों को उतना डिटेल में नहीं जाना है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ये देख लिया। स्टूडेंट अगर इसका हम लोग यूज लिखेंगे, ठीक है ना, तो पहला यूज तो हम लोग लिख सकते हैं इन हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। और इससे स्टूडेंट हम लोग क्या है, थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हाँ, हम लोग थर्मल पावर प्लांट में भी इसको यूज कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। स्टूडेंट बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, लेकिन हाँ इसका यूज में होता है, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, इन थर्मल पावर प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प होता है। और इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे कि एलपीजी हम लोगों ने देखा था कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस था। पेट्रोल को मतलब कि पेट्रोल का क्रैकिंग या फिर जो पेट्रोलियम गैस हम लोग बनाए हैं, ठीक है ना, तो सॉरी पेट्रोलियम गैस को करते क्या है हम लोग, हाईली कंप्रेस करते हैं, मतलब कि हाई प्रेशर उसमें यूज करते हैं। तो हाई प्रेशर यूज करने के बाद क्या होता है कि वो लिक्विफाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले बार डेमोन्स्ट्रेशन में भी देखा था, तो लिक्विफाइड हो जाने के बाद क्या होता है कि वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, नेचुरल गैस से भी तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, सीएनजी आप लोगों ने सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ सीएनजी, तो स्टूडेंट ये क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल
गैस, ठीक है ना, विच आर यूज्ड इन मोटर व्हीकल। जो आप लोगों ने दिल्ली वगैरह में देखा होगा कि, या फिर देखा नहीं होगा तो सुना होगा, वहाँ पे क्या है, सीएनजी जो ऑटोमोबाइल्स है उसमें यूज किया जाता है। स्टूडेंट यूज क्यों किया जाता है, इसका कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होगा। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, इसको रब करके हम लोग एडवांटेज लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हालांकि स्टूडेंट इसमें एडवांटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग नीचे में ही लिख लेंगे। तो स्टूडेंट आइए यहीं पे इसका एडवांटेज हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एडवांटेज में क्या क्या आएगा, पहला तो ये क्लीनर फ्यूल में काउंट होता है। क्लीनर फ्यूल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि इसमें ये जो बर्निंग होता है तो ये स्मोकलेस होता है, स्मोकलेस बर्निंग। एंड डू नॉट पॉल्यूट एयर और एनवायरमेंट, एयर या एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं इसमें, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी जो बर्निंग होगा, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर यूनिट मास से जो जो भी एनर्जी रिलीज होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। और स्टूडेंट इसके बारे में और कुछ लिखा जा सकता है, ये तो एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल दे आर इको फ्रेंडली है, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए स्टूडेंट, इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल, ठीक है स्टूडेंट। हालांकि ये भी क्या है, फॉसिल फ्यूल के ही कैटेगरी में है, ठीक है ना, लेकिन फॉसिल फ्यूल का जो अदर मेंबर है जैसे कोल और पेट्रोलियम, उसके कंपैरिजन में ये क्या है, इको फ्रेंडली है, ठीक है ना। ये भी क्या है, नेचुरल गैस को भी हम लोगों ने देखा था कि फॉसिल फ्यूल से ही बनता है, फॉसिल फ्यूल में ही कैटेगराइज है, लेकिन ये बाकी दो के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन ना हो इसीलिए लिख लीजिए कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है स्टूडेंट, कंप्लीट फ्यूल है, ठीक है ना। तो कंप्लीट फ्यूल है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड डायरेक्टली सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे कैन बी यूज नहीं, कैन बी ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, सोर्स का मतलब हो जाएगा इसमें जहां से ये बन रहा है, ठीक है ना, सोर्स टू होम और फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना स्टूडेंट। इसका इतना एडवांटेज काफी है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि फॉसिल फ्यूल के क्या क्या हमारे जो डिसएडवांटेज है, फॉसिल फ्यूल से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फॉसिल फ्यूल से जो दो तीन प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जो एसिडिक रेन है, जो एसिड रेन है सॉरी, और ग्लोबल वार्मिंग, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी, उसको रब करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो, और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आज का क्लास अगर मन करेगा तो हम लोग आगे भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है वो है हमारा हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है ना। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो स्टूडेंट फॉसिल फ्यूल का पहला क्या है हार्मफुल इफेक्ट, एसिड रेन हम लोगों ने देखा था, मतलब कि कॉजेज एसिड रेन,
स्टूडेंट एसिड रेन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया होगा, हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं एक लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है ना। एसिड रेन दैट इज caused by the oxide of sulfur and nitrogen exhausted from automobile। स्टूडेंट ऑटोमोबाइल जो गाड़ी वगैरह है तो उससे क्या है कि सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। तो वही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ मिक्स करके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है। और वही फिर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो एसिड मतलब कि वाटर के साथ क्या होते हैं, रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के वो अर्थ की तरफ गिरते हैं और उसी को कहते हैं हम लोग एसिड रेन, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे लिख लीजिए सल्फर ऑक्साइड प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर हम लोगों को देगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना स्टूडेंट। और यही दोनों क्या होता है, कंबाइंड हो जाएगा किसके साथ, मतलब ये तो हो ही गया कि और फॉल होता है विथ रेन, ठीक है ना। तो रेन वाटर के साथ फॉल होगा तो हमारा जो रेन का जो पीएच है वो भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और रिड्यूस, और हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि पीएच जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक नेचर होगा सॉल्यूशन का, ठीक है। और स्टूडेंट दूसरा हम लोगों ने देखा था क्या, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब हो गया ग्लोब रिलेटेड टू अर्थ, और वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना। दैट मीन्स अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ के जो एटमॉस्फेयर का, उसको क्या करना है, रेज करना है, ठीक है ना। कॉज्ड बाय एक्सेस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होगा, नेचर में बढ़ेगा। पहले हम लोग पढ़ते थे स्टूडेंट कि 0.003 था, ये सॉरी 0.03 था, अभी 0.04 हो गया। तो बहुत माइन्यूट सा बढ़ा है, लेकिन अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, ठीक है ना। स्टूडेंट अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, ठीक है ना। अगर स्लाइटली अगर आधा डिग्री या 1 डिग्री भी अगर इंक्रीज हो जाता है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, तो मैक्सिमम जो कोस्टल एरिया है वो क्या होंगे, वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे, वो पानी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। और फॉसिल फ्यूल जो ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंक्रीज होने लगा कंसंट्रेशन, वो कब से होने लगा स्टूडेंट, ये अप्रोक्सीमेटली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था यूरोपियन कंट्री का, ठीक है ना। तो उसी के बाद से क्या होने लगा कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, कार्बन डाइऑक्साइड करता है क्या स्टूडेंट कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होता है कि वो, जैसे स्टूडेंट एक छोटा सा डायग्राम हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और ये है अर्थ का ब्लैंकेट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है क्या स्टूडेंट कि सनलाइट को क्या है, सनलाइट आना है तो इसको कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर करने के बाद क्या है कि वो अर्थ के सरफेस मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर में घूमते रहता है। घूमते रहेगा तो मतलब जितना ज़्यादा सनलाइट आएगा और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो अर्थ के सरफेस को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, अर्थ का जो सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ के एटमॉस्फेयर का भी, तो वो भी क्या होगा, धीरे धीरे राइज होगा, और राइज होने की वजह से अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से एयर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है ना। और हार्मफुल इफेक्ट यही है स्टूडेंट, कॉजेस एयर pollution
एयर पॉल्यूशन क्यों होगा इसमें, यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं एज फॉसिल फ्यूल ऑन बर्निंग, एज फॉसिल फ्यूल ऑन बर्निंग लीव्स एशेस बिहाइंड इट, और वही एक्सेस क्या होगा स्टूडेंट कि एयर के थ्रू या विंड या वाटर के थ्रू क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसफर होने की वजह से हम लोगों को मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे डिजीज होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एयर पॉल्यूशन के अंदर ही आ जाएंगे बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, ठीक है ना, जैसे ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, जो बेसिकली जो एलर्जिन वाला जो डिजीज है, जो एलर्जी जिसको बहुत सारे पर्सन प्रॉब्लम मैंने देखा होगा कि जिसको डस्ट से एलर्जी है, ठीक है ना, तो वो सभी के केस में क्या होता है कि यही अंदर जाता है लंग्स में और लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हाउ टू कंट्रोल, तो स्टूडेंट कंट्रोल करने का क्या है, दो तीन मेथड है। जैसे स्टूडेंट ऑटोमोबाइल्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे एग्जॉस्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग कैटालाइटिक कन्वर्टर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिखिए भी और सुनिए भी। तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कैटालाइटिक कन्वर्टर को हम लोग व्हीकल में फिट करेंगे। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर करता क्या है, इसमें जो भी हार्मफुल गैसेस आ रहे हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। और अगर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड आ रहा है तो उसे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग सबसे पहला लिख लेंगे कि इस्टेब्लिशिंग कैटालाइटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल्स। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर है स्टूडेंट, तो करेगा क्या यहाँ पे, मोनोऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट किस चीज में कर देगा स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड में, और दूसरा क्या कर देगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा N2 गैस में, ठीक है स्टूडेंट। और N2 गैस क्या है, अनरिएक्टिव है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कि हम लोग सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन नहीं जाता है, 78% क्या है स्टूडेंट, नाइट्रोजन ही है। हम लोग जैसे इनहेल करते हैं ना तो ये नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या रहता है कि N2 का जो बॉन्ड स्ट्रक्चर स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है और उसको ब्रेक करने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है, तो जैसे जाता है वही फॉर्म में वो वापस आ जाता है, तो अनअफेक्टेड हम लोग रहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट पहला तो हो गया कि हम लोग इसको व्हीकल वगैरह में कैटालाइटिक कन्वर्टर को यूज कर दिए, ठीक है। अब एक और चीज होता है स्टूडेंट, इस्टेब्लिशिंग स्क्रबर्स इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, तो स्टूडेंट थर्मल पावर प्लांट में क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्रबर को यूज कर सकते हैं, या फिर थर्मल पावर प्लांट में, या फिर इसको भी तो इसमें भी कर सकते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं उसको, चिमनी वगैरह में, ठीक है ना। सॉरी, चिमनी में कुछ और स्टेब्लिश करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट स्क्रबर को थर्मल पावर प्लांट में स्टेब्लिश करने से क्या होगा कि जैसे थर्मल पावर प्लांट में क्या है, कोयला को हम लोग बर्न करते हैं, कोयला को जो बर्न करते हैं तो क्या करते हैं, उससे स्टीम को जनरेट करते हैं। वही स्टीम से क्या होता है कि जो ब्लेड है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसका पंखा होता है स्टूडेंट, नाम अभी भूल रहे हैं। तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लेड होते हैं जो रोटेट करता है, उसी से क्या होता है कि जनरेटर कनेक्ट रहता है, और उसी जनरेटर कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे मोटर रोटेट करता है, और रोटेट करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो वहाँ पे स्क्रबर को यूज़ किया जाता है कि जो भी अनबर्न कार्बन पार्टिकल है वो यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाते हैं, और उसको फर्दर हम लोग किसी दूसरे काम में यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट अगला है इस्टेब्लिशिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर।
इन इंडस्ट्रीज एंड चिमनीज। तो जो चिमनी वगैरह आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या रहता है कि बहुत मतलब कि यहाँ पे बहुत रेस्ट प्लेटफॉर्म रहता है और यहाँ से गैस को रिलीज किया जाता है। तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को हम लोग क्या कर दिए, इंस्टॉल कर दिए। तो इंस्टॉल करने के बाद जो भी होता है, जो फ्लाई ऐश वगैरह जो होता है स्टूडेंट, जो राख वगैरह क्या होता है वहाँ पे जल रहा है तो प्रेशर भी होगा। तो क्या होता है कि स्टूडेंट कि हम लोग उसको कहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे, यहाँ पे जो लेयर है उसके लेयर में हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। और जैसे ही जो एसेस वगैरह है, जो फ्लाई ऐश है, राख वगैरह इससे कांटेक्ट में आता है, तो वो उसको क्या कर लेता है कि वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाने के बाद क्या होता है कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर किसी दूसरे चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग कहीं पे रिपोजिशन कर सकते हैं उसका, ठीक है ना, किसी गड्ढे वगैरह में या फिर कहीं और पे भी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और नेचर को कंट्रोल कैसे मतलब बैलेंस कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता है। एफॉरेस्टेशन वगैरह, तो डिफॉरेस्टेशन वगैरह को कम करना है, तो वो सब हम लोगों को नहीं देखना है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड चीज़ ही हम लोग को देखना है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आज के लिए रहने देते, यहाँ तक आज के लिए रहने देते स्टूडेंट। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को, और उसमें हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे, मतलब कि सोलर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है। तो उसमें एक अलग से टॉपिक है, थोड़ा बहुत देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने देखा कोल क्या है, उसके बारे में यूज़ देखा, पेट्रोल क्या है, कैसे बनता है, उसका यूज़ क्या है, नेचुरल गैस क्या है, कैसे बनता है, उसका यूज़ क्या है, ठीक है। उसी तरह वहाँ पे भी कैसे बनता है, उसका क्या यूज़ है और क्या है वो देखेंगे। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्लास में, ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय।